अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसे नेता को जिसे कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा दबंग कहा जाता है। एक ऐसे नेता जो अपने बयानों से, अपनी बातों से हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं। आपकी अदालत में स्वागत कीजिए कांग्रेस पार्टी के महासचिव दिग्विजय सिंह का। दिग्विजय सिंह। और आपकी अदालत में आज के इस खास मुकदमे के लिए हमने खास तौर पर आमंत्रित किया है जाने माने विचारक, लेखक, जेएनयू के प्रोफेसर पुष्पेश पंत को। और इससे पहले कि आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू करें, आज के जज पुष्पेश जी की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले कि इल्जामात का सिलसिला शुरू हो, मैं सवाल पूछूं दिग्विजय सिंह जी से। एक नजर डालेंगे उस पृष्ठभूमि पर जिसमें आज का ये मुकदमा चला जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के महासचिव दिग्विजय सिंह पर। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह अपने बेबाक बयानों से, जवाबों से और चुटकियों से लगातार खबरों में बने हुए हैं। दिग्विजय सिंह के निशाने पर स्वामी रामदेव हैं, अन्ना हजारे हैं, बीजेपी है और आरएसएस भी। 22 साल की उम्र में राजनीति में उतरने वाले दिग्विजय सिंह 1977 में कांग्रेस के विधायक बने, मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे। 1993 से 2003 तक 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। सन 2003 में दिग्विजय सिंह ने ऐलान किया था कि अगर वो चुनाव हार गए तो 10 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब दिग्विजय सिंह 2012 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के कांग्रेस के प्रभारी हैं। मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम कांग्रेस पार्टी के महासचिव दिग्विजय सिंह पर। आपकी अदालत में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह पर इल्जाम है कि ये अपनी ही सरकार को बार बार नीचा दिखाते हैं। दिग्विजय जी, एक अखबार में लिखा है कि जैसे ओबामा सरकार को डर लगता है विकीलीक से, मनमोहन सिंह की सरकार को डर लगता है दिग्गी लीक से। ना ओबामा सरकार विकीलीक से डरती है, ना मनमोहन सिंह सरकार डिगी लीक से डरती है। लेकिन यह सच नहीं है कि जब आप कुछ लीक करते हैं तो सरकार को बार बार डिनायल मोड में आना पड़ता है, सफाई देनी पड़ती है? मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जिसको कि आप डिगी लीक के दायरे में ला सकते हो। आज मैंने अखबारों में पढ़ा कि आपसे कहा गया है कि आप ज्यादा ना बोलें। ये तो कोई रजत जी, ये बात तो कई बार छप चुकी, नई बात नहीं छपी है। जब अन्ना हजारे आपकी अदालत में आए थे तो मैंने उनसे पूछा था कि मनमोहन सिंह जी इतने अच्छे आदमी हैं, अब वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं तो आप उनसे क्यों नहीं बात करते? उन्होंने कहा वो पहले तो बात कर रहे थे लेकिन अब उनको कह दिया गया कि चुप रहो नहीं तो कान काटेंगे। ये अन्ना साहब हजारे क्या कहते हैं वही समझ सकते, हम लोग नहीं समझ सकते। आपसे तो किसने नहीं कहा ना कि चुप रहिए नहीं तो कान काटेंगे। मैं हमेशा अपने जो बयान देता हूं अपने दायरे में ही देता हूं और दायरे के बाहर नहीं देता हूं। लेकिन बार बार जब आप बयान देते हैं उस पर पार्टी को सफाई देनी पड़ती, ये तो सच है। किस मामले में? प्रणब मुखर्जी के मामले में पार्टी को सफाई देनी पड़ी। कौन सी सफाई देनी पड़ी? प्रणब मुखर्जी के ऑफिस में उनको लगा कि उसकी बगिंग हो रही है, वहां पर कुछ पैसा पदार्थ उनको मिला और सरकार ने कहा कि नहीं इसमें कुछ हुआ नहीं, लेकिन आपने कहा कि नहीं मुझे इस बात की बड़ी चिंता है और इसकी जांच होनी चाहिए। रजत जी, अगर आप मेरा पूरा बयान देखेंगे तो मैंने ये कहा था मुझे विश्वास नहीं होता कि वित्त मंत्री जी के दफ्तर में कुछ हो सकता है। अगर इसमें कुछ तथ्य हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए, ये मैंने कहा है। और उसके तुरंत बाद सरकार को और कांग्रेस पार्टी को कहना पड़ा कि प्रणब मुखर्जी ने जो कहा कि उसके आगे कहने की कोई गुंजाइश नहीं है। निश्चित तौर पे जब उन्होंने ये बात कह दी तो बात अपने आप समाप्त हो गई। इसके पहले जब सरकार के 4 मंत्री स्वामी रामदेव को बात करने के लिए एयरपोर्ट पर गए थे तो भी आपने कहा था कि प्रणब मुखर्जी को यह नहीं करना चाहिए था। मैंने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन बात यह इस बात की है कि मैंने ये कहा था कि मुझे दुख हुआ उनका जाने से वहाँ।
जो अखबारों में छपा है, मैगजीन में छपा है, आपने कहा कि आई वुड नेवर हैव नेगोशिएटेड विद रामदेव एंड आई फेल्ट वेरी बैड एंड अनहैप्पी दैट प्रणब बाबू वेंट टू एयरपोर्ट टू मीट हिम। मैंने कहा वही तो छपा है जी। और उसमें आपने ये भी कहा कि उन्होंने ही वर्चुअली स्टेक्ड हिज पॉलिटिकल करियर, उन्होंने अपना जीवन भर की जो पॉलिटिकल करियर था उसको दांव पर लगा दिया। मैंने इस बात को कहा था कि प्रणब मुखर्जी साहब उस समय मंत्री बन गए थे जब बाबा रामदेव पैदा भी नहीं हुए थे, और उन्होंने इस बात को समझा कि भ्रष्टाचार एक ऐसा विषय है, काला धन एक ऐसा विषय है जिसमें कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से चर्चा करना चाहती है, सबके सुझाव लेना चाहती है, और उस पर जो सरकार कर रही है वो जनता के सामने सही परिप्रेक्ष्य में रखना चाहती है। तो उसमें अगर वो चर्चा करने गए तो ये नहीं मानना चाहिए कि वो किसी को स्वागत करने के लिए गए थे। लेकिन आपको ये भी ठीक नहीं लगा कि इतने सीनियर मिनिस्टर्स उनसे चर्चा करने के लिए भी जाए? बात यह है कि ये फैसला कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स का था, और किस संदर्भ में था उसकी मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि आम कांग्रेस के लोगों को और मुझे भी इसका दुख हुआ कि उन्हें वहाँ एयरपोर्ट जाना पड़ा। कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेताओं को हमने स्वामी रामदेव के साथ देखा है। शीला दीक्षित मुख्यमंत्री है, उनको साथ में देखा, सुबोध कांत साय को देखा, विलासराव देशमुख को देखा, गुलाम नबी आज़ाद, कमलनाथ, सारे लोगों को पिछले 2-3 सालों में उनके साथ उनके मंच पर किसी को पैर छूते, किसी को आशीर्वाद देते देखा। मुझे तो नहीं देखा ना आपने? नहीं, आपको नहीं देखा। मैं पूछ रहा हूँ कि ये क्या रहस्य सिर्फ आपके पास था? ऐसा है कि साधु संतों से जितना मेरा संपर्क रहता है शायद दूसरों का नहीं रहता है। और ये सब होने के बाद प्रधानमंत्री ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें कहा गया कि आपकी 90% बातें मान ली गई हैं। जिनके बारे में इतनी सारी जानकारी आपके पास में थी, उनकी मांगें सरकार मान ले, उनको चिट्ठी लिखे। देखिए, मांगे जो थी, काला धन वापस आना चाहिए, इसमें क्या आपत्ति किसी को है? अब उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारी को मृत्युदंड देना चाहिए। उन्होंने कहा मृत्युदंड संभव नहीं, इसको कठोर बनाने के लिए कुछ नियम बनाए जाएंगे। लेकिन ज्यादा बड़ी बात तो ये थी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई लड़नी चाहिए। तो भ्रष्टाचार की लड़ाई तो हमारी चल ही रही है। ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है। काला धन वापस लाने के लिए हमारी संधि 24 राष्ट्रों से हो गई है, और 18 नाम जो लिंचनस्टाइन बैंक से हमारे पास आए थे, वो सारे के सारे नाम सुप्रीम कोर्ट को हम दे चुके हैं। उन पर टैक्स रिकवरी कार्रवाई चालू हो गई है। इसलिए हम लोग इस बात को कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार और कालाधन मिटाने के लिए प्रतिबद्ध है। क्या कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को अकेले लड़ना चाहती है कि उसमें कोई साथ ना आ जाए? हम तो सबको साथ लेना चाहते हैं। बात यह है कि स्वामी रामदेव आपके साथ ही तो आना चाहते थे, लेकिन बात वह है, फर्क इस बात का है कि पहली बात तो उन्होंने एक समझौता कर लिया, क्लैरिजेस होटल में समझौता कर लिया, और बाहर जाके अपना विरोध चालू कर दिया। तो ये तो दोगली बात हो गई ना। तो जो दोगली बात करेगा उस पर पुलिस डंडे बरसाएगी। बात ये तो इस पे पुलिस क्या करेगी तो पुलिस वालों से पूछिए, मैं तो पुलिस वाला हूं नहीं। या फिर जो आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा। देखिए, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुखौटा गलत चुना, आइकॉन गलत चुना। अगर आइकॉन, मैं तो कहता हूं गोविंदाचार्य जी खुद अपने आप को आइकॉन बना देते भ्रष्टाचार मिटाने का, तो मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाता पर्सनली। लेकिन गोविंदाचार्य जी ने बाबा रामदेव को मुखौटा बनाया, और मुखौटा बना के खुद पछता रहे। क्या ये बात भी सरकार को नहीं मालूम थी कि वो आरएसएस का मुखौटा है जब सरकार उनसे बात कर रही थी? देखिए, जहां भ्रष्टाचार और कालेधन की बात होती है, हम सबसे बात करने तैयार हैं, आरएसएस से भी बात करने तैयार हैं। आपकी अदालत में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर आरोप है कि ये अपने विरोधियों के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। बार बार जिक्र आ रहा है स्वामी रामदेव का, अन्ना हजारे का, और ये बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि जब दिग्विजय सिंह आए, ये जरूर उनसे पूछिए कि उसामा बिन लादेन को उसामा जी और रामदेव को माठग, ये कहां का न्याय है? मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपने मुझे अवसर दिया इस बात को साफ करने का। जब मुझसे प्रश्न पूछा गया तो बनारस में मैंने कहा कि मैं बधाई देता हूं यूएसए को, अमेरिका को, जिन्होंने एक खूंखार आतंकवादी को मार गिराया। लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य होता है कि पाकिस्तानी आर्मी के एकेडमी के 100 गज दूर पर उसामा जी रह रहे हैं और पाकिस्तानी आर्मी को मालूम नहीं पड़ा। तो ये कटाक्ष और व्यंग था। वो तो आपके जो मीडिया चैनल होती है उसने वो सब तो खत्म कर दिया, उसामा जी चालू कर दिया।
ये एग्जैक्ट बयान मेरे पास में है, आपके शब्द। दिग्विजय सिंह बोले, ओसामा जी कई वर्षों से पाक में रह रहे थे। सुन रहे, बस यही तो मुसीबत है। पाक आर्मी ने क्यों कुछ नहीं किया? इसके पहले का आप देख नहीं रहे। नहीं, उसके आगे लिखा है अमेरिका ने मारने के बाद समुद्र में फेंक कर अच्छा नहीं किया। ये रजत जी बात वही है, मुझे इस बात की आपत्ति है, आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगली बार मुझे आपको अदालत में बैठाना पड़ेगा। बात यह है, मैंने जो कहा था, बाइट मेरे पास है, आपको मैं दे दूंगा। मैं फिर दोहराता हूं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यूएसए ने एक खूंखार आतंकवादी को मार गिराया, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य है कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के 100 गज दूरी पर ओसामा जी रह रहे थे और उनको मालूम नहीं पड़ा। अब इसको आप क्या मानेंगे? फिर आपने फिर कह देंगे आपने ओसामा जी क्यों कहा? उनको ओसामा जी कहा, चलिए व्यंग में ही कहा, में कहा, लेकिन रामदेव जैसे संत को आपने संत मेरा यही विरोध है। वो संत नहीं है। संत वो होता है जो व्यवसाय नहीं करता है। संत जो होता है त्याग करता है। वो व्यक्ति हैं जिन्होंने व्यवसाय किया है, योग को व्यवसाय बना दिया। पहली लाइन में बैठोगे 50,000 रुपए दो, दूसरी लाइन में बैठो 30,000 रुपए दो। ये कौन सा योग है? और ये हजारों लोगों के बीच में योग करा रहे हैं। जिसके घर में रुकेंगे उससे 5 लाख रुपए लो, जिसके खाना खाने जाएंगे उससे 2 लाख रुपए लो। ये कौन सा संत का व्यवहार है? ये मेन्यू तो ओपन है, कोई छुप के तो नहीं ले रहे। बस यही है। फिर वो संत मत कहिए उनको, आप व्यवसायी कहिए। लेकिन अगर वो महाठग हैं, आपने जो मैंने कहा कई बार कहा, आज पर कायम हूं। जनता को कह रहे हैं मैं कैंसर ठीक कर देता हूं, मैं डायबिटीज ठीक कर देता हूं। ये तो मैं समझता हूं मेडिकल काउंसिल को इस बारे में देखना चाहिए, हेल्थ मिनिस्ट्री को देखना चाहिए। छुपी हुई बातें तो थी नहीं। बात मैं वही आपसे कह रहा हूं कि कैंसर का इलाज वो कहां से कैसे करते हैं। मेरे पास तो अनेक प्रमाण हैं। एक महिला बॉम्बे में, उसको उन्होंने कह दिया कि बाल खिरना तुम्हारे बंद हो जाएंगे, दवाई ले लो। उसकी हालत ये हो गई कि उसके साथ खाने की नली में और छाती पर पूरी दवाई जम गई। अखबारों में छपा था और उसका निकालना पड़ा। दैनिक जागरण के संजीव गुप्ता, उन्होंने दवाई ली, उनकी किडनी फेलियर हो गई। भाई ये सारी चीज़ों को देखना चाहिए कि आखिर इनको क्यों हम लोगों ने ऐसा मौका दिया हुआ है। जो व्यक्ति के बारे में ये सब मालूम है, आप कह रहे हैं तो सब जग जाहिर बात है, जिसको आप महाठग बेईमान कह रहे हैं, उनको प्रधानमंत्री चिट्ठी लिखते हैं कि आप जो काले धन के खिलाफ अभियान चला रहे हैं बहुत अच्छा अभियान है, मैं खुद आपके साथ खड़े होकर इस अभियान में मदद करना चाहता हूं, हम मिलकर इस अभियान को चलाएंगे। जी, यही तो बात है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से काला धन और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, कांग्रेस धन को वापस लाने के लिए, समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। चाहे वो सबको बेईमान को। सुन लीजिए, प्रधानमंत्री जी को ये सारी बातें जानकारी उस समय नहीं थी, अब सारी बातें उजागर हो गई हैं। लेकिन ये आश्चर्य की बात नहीं है कि आपको उनके बारे में सब कुछ मालूम था और सरकार को कुछ मालूम नहीं था। ऐसा नहीं है। सरकार को हम वहाँ के संत समाज ने, हरिद्वार के संत समाज ने, अखाड़ा परिषद ने महामहिम राष्ट्रपति जी के पास 29 अप्रैल को उनके सारे प्रकरणों की जानकारी दी थी और वो जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय में आ भी गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री कार्यालय ने उनसे इस बारे में चर्चा करना उचित समझा, तो उन्होंने चर्चा की। आप कह रहे हैं कि किसी आदमी के खिलाफ कुछ भी अपराध हो, किसी आदमी के खिलाफ कुछ भी जानकारी सरकार के पास हो, उससे काले धन जैसे विषय पर बात करने में सरकार को कोई गुरेज नहीं है। देखिए, बात उस तरह की, आप इसको उस रास्ते में मत ले जाइए। कल ऐसा लेकिन एक दाऊद इब्राहिम से कहा जाए आप मदद करिए, ब्लैक मनी वापस लाने में हम आपके साथ हैं। रजत शर्मा जी, आप दाऊद इब्राहिम की बात यहाँ करके उस सारी बात को और पता नहीं किस मोड़ ले लेना चाहता। नहीं, आप कह रहे हैं कि इतना सब हो रहा था, अखबारों में छपी हुई चीजें थी और प्रधानमंत्री को नहीं पता था। बात ये कि प्रधानमंत्री जी को कौन कौन सी बात मालूम, कौन सी नहीं मालूम है तो वो बताएंगे। लेकिन मेरा कहना यह है कि रामदेव ने जो भी बात कही है, अब ये मैं उनसे पूछना चाहता हूं, पूरी 4 लाख करोड़ का काला धन का उनके पास फिगर कहां से आ गया? उन्होंने कह दिया मैं 400 लाख करोड़ धन वापस ले आऊंगा, पूरे देश का कर्जा माफ कर दूंगा, हर परिवार को 1-1 लाख रुपए दे दूंगा। ये ठगी नहीं तो और क्या है? मैं आपकी बात मान लेता हूं कि प्रधानमंत्री को शायद उनकी महाठगी के बारे में मालूम नहीं था, लेकिन 2 जून को आपने ये इस बात को उजागर कर दिया। आपने पब्लिकली कहा कि वो महाठग हैं, आपने ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं वो आपने कही थी। उसके बाद अगले दिन सरकार के 4 मंत्री उनसे मिलने गए, जिसमें भारत के वित्त मंत्री थे। आप थोड़ा भूल रहे हैं, जब मैंने ये बात कही थी
उस समय कही थी जब उनको यहाँ से ले जाया गया था। जून 2011 का बयान है। जी। अगर कांग्रेस बाबा रामदेव से डरी होती तो पार्टी उन्हें सलाखों के पीछे बंद कर देती। बाबा रामदेव कारोबारी बन गए हैं, वो योग सिखाने के 50,000 रुपए लेते हैं। कहा है ना, ये कहा है। आपने ये भी कहा कि आमरण अनशन आंदोलन से ना तो काला धन वापस आएगा ना भ्रष्टाचार मिटेगा। ये भी कहा आपने। जब इतनी सारी बातें आपने किसी व्यक्ति के बारे में कह दी, उसके बाद भी सरकार के मंत्री उसको मिलने के लिए जाएं। अगर हम लोग सोच लीजिए कि कह देते हम तुमसे बात नहीं करना चाहते, भाग जाओ यहाँ से, हमारे पास ये विकल्प भी था कि जिस एयरपोर्ट पे उतरे थे उस एयरपोर्ट से उनको वापस अरेस्ट करके बाहर भेज दिया जाए, लेकिन हमने नहीं किया, क्योंकि मीडिया और सारे लोग ये कहते कि देखिए कांग्रेस पार्टी इतनी बेईमान और भ्रष्ट है कि वो बातचीत करने के लिए तैयार भी नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति का चरित्र देखिए, क्लैरिजेस में बैठ के समझौता करते हैं कि हमें आपकी बात से सहमत हैं, और बाहर निकल के रामलीला मैदान में भड़काना चालू कर देते हैं। ये उस व्यक्ति का चरित्र इससे प्रमाणित होता है। क्योंकि आपकी सरकार के मंत्री कपिल सिब्बल, उनका बयान है, रामदेव द्वारा उठाए गए सवाल बेहद महत्वपूर्ण और गंभीर हैं। सरकार बाबा के सवालों के प्रति संवेदनशील है। सरकार उनके साथ बैठकर काला धन वापस लाने पर विचार कर रही है। की ना, उन्हें बात की और बात करके समझौता किया, उनको विश्वास में लिया और उनको कन्विंस किया। लेकिन दोनों बात तो नहीं हो सकती कि एक आदमी को आप धोखेबाज भी कहें, माठक भी कहें, उसके साथ मिलकर काला धन वापस लाने की स्कीम भी बनाएं। बात यह है कि उन्होंने जो चर्चा की थी वो चर्चा एक अच्छे वातावरण बनाने में की थी, लेकिन ये बात सही है कि मेरा उनके बारे में जो जानकारी मुझे थी और जो मेरा उनके बारे में जो परसेप्शन था, वो शुरू से ही जो मैं कहता आया हूं उस पर मैं आज भी कायम हूं। ये तो बात मानता हूं कि आप जो बात कहते हैं वो पार्टी बाद में कहती है। ये आपकी मेहरबानी, अगर आप ये कहते हैं, ऐसी बात है नहीं वैसे। इसीलिए किसने मुझे कांग्रेस के नेता ने कहा कि दिग्विजय सिंह के बारे में कहना चाहिए कि वो जहां खड़े होते हैं लाइन वहां से शुरू होती है। ये इल्जाम नहीं हो सकता, प्रशंसा हो सकती है। बाबा रामदेव और उनके समर्थकों पे पुलिस ने जो आधी रात को कार्यवाही की, आप उससे कहां तक सहमत है कि वो सही है या गलत है? रामदेव जी को स्वाभिमान ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने इजाज़त मांगी योग शिविर लगाने के लिए रामलीला मैदान पर। रामलीला मैदान पर कोई धरना अनशन न किया जाए, इसके अनेक बार अदालत के फैसले हैं। और साथ में ये भी है कि चांदनी चौक निकट है, वहाँ कम्युनल राइट्स की हिस्ट्री है, इसलिए इस बात को सोचा गया था कि वहाँ पर कोई अनशन, आंदोलन, प्रदर्शन करने के लिए न दिया जाए। इजाज़त दी गई थी स्वाभिमान ट्रस्ट को योग शिविर लगाने के लिए। योग शिविर तो नहीं लगा, 18 करोड़ रुपए का खर्चा करके उन्होंने पंडाल बनाया, और पंडाल बनाने के बाद उन्होंने वहाँ समझौता किया तो क्लैरिजेस होटल में कर लिया, लेकिन वहाँ जाकर लोगों को भड़काना चालू किया। प्रशासन के सामने जो भी उनके पास जानकारी रही हो मैं नहीं जानता, लेकिन प्रशासन का जो की जवाबदारी और जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को बनाए रखना, शांति बनाए रखना, और इसलिए उन्होंने जो किया है वो उनके विवेक से किया है। सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं रहता है। आधी रात को जो प्रवृत्ति की गई वो कहां तक सहमत है आप? सही है या वो गलत है? कि बात आधी ये रात है, को सोते हुए लोगों को जगा के मारा गया, भगाया गया। सुबह होते होते वहां लाखों लोग इकट्ठे हो जाते और उसके बाद उनका हटाना संभव था कि नहीं था। इसलिए अगर कोई जातियां हुई हैं उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट देख रही है, और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मसला है तो उनको तय करने दीजिए। आप दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि जो रामलीला मैदान में उन्होंने धरना किया उसकी उनको परमिशन लेनी चाहिए थी? देखिए, धरने की परमिशन मिलती ही नहीं है, केवल योग शिविर की इजाजत दी गई थी, और योग शिविर करने के बजाय वो वहाँ पे प्रदर्शन चालू कर दिया था। पारसौल में आप धरना देने गए थे, आपने इजाजत ली थी सरकार से? बात बिल्कुल नहीं ली थी, बिल्कुल नहीं ली थी, क्योंकि वहाँ पे 144 उस समय नहीं लगी हुई थी। लेकिन जब धारा 144 लगी और रात को वहाँ पुलिस ने उठाकर राहुल गांधी और आप सब लोग को अरेस्ट करके दिल्ली बॉर्डर पर छोड़ दिया, तो आपने बहुत प्रोटेस्ट किया था। हमने वहाँ परमिशन मांगी कि हम वहाँ पब्लिक मीटिंग करना चाहते हैं, परमिशन नहीं दी गई, वो हम अरेस्ट कर लाए, हम चले आए। और आपने कहा कि रात को जिस तरह से हम अरेस्ट करके दिल्ली छोड़ा गया, लोकतंत्र की हत्या हुई। देखिए, बात नहीं कि हमने ये कहा था कि, देखिए बात सुन लीजिए, हमने जो कहा था, साफ कहा था कि वहाँ पर जो घटनाएं हुई हैं दिल दहलाने वाली,
मैं खुद चीफ मिनिस्टर रहा हूँ 10 साल तक, अनुभव भी मेरा 40 साल मेरी राजनीति में हो गया है। वहाँ जिस प्रकार की जानकारी हमको मिली थी वाकई दिल दहलाने वाली थी, और हमने जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की थी, उन्होंने नहीं मानी। लेकिन रामलीला मैदान में जो सुबह से भूखे लोग बैठे थे, जिन्होंने जो सो रहे थे, ऐसे लोग जिन्होंने कोई नारे नहीं लगाए थे, जिन्होंने कोई प्रदर्शन नहीं किया था, शोर नहीं मचाया था, उन पर पुलिस ने लाठी बरसाई, आंसू गैस फेंकी, तो आपका दिल नहीं दहला? देखिए, दिल हमेशा दहलता है, ऐसी बातों पर हमेशा ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रश्न इस बात का होता है कि प्रशासन के ऊपर क्या ऐसे दबाव थे, क्या उनके पास ऐसी जानकारी थी, ये तो प्रशासन को ही मालूम है। और जब ये मसला सुप्रीम कोर्ट के सामने चर्चा में है तो मैं समझता हूँ उस पर छोड़ना चाहिए। दिग्विजय जी, उत्तर प्रदेश की सरकार भी यही कह रही है कि भट्टा पारसोल में आपने और राहुल गांधी ने वहां जाकर लोगों की भावनाएं भड़काने की कोशिश की। बात यह है कि वहाँ ये नहीं हो सकता कि आपका धरना सही और हमको भड़काने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वहाँ इस प्रकार के हालात हो चुके थे। रजत जी, आप भी अगर वहाँ जाते तो आप भी वही करते जो हमने किया था। रात के अंधेरे में मोटरसाइकिल पर बैठकर राहुल गांधी और आप गए भट्टा पारसोल में। कौन सेंसिटिव? ये मुसीबत है रजत जी, आपको पता नहीं है कहाँ से खबरें आती हैं। मैं पहली बात तो यह है कि राहुल गांधी जी कोई मोटरसाइकिल पर बैठ के गए नहीं थे, पता लगा लीजिए। ये तो सिर्फ आप जानते हैं वो कैसे जाते हैं, बाकी तो कोई जानेगा नहीं। ऐसा नहीं है। बात यह है वो वहाँ पर पहुँचे, मुझे जब यहाँ मालूम पड़ा तो मैंने उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि आप भी यहाँ आ जाइए, तो मैं वहाँ चला गया। मुझे किसी ने रोका भी नहीं, पुलिस वाले भी वहाँ खड़े हुए थे। मुझे बताया गया 144 समाप्त हो गई है, आप जा सकते हैं, हम चले गए। लेकिन ये सच है कि जब पुलिस फोर्स वहाँ बढ़ा दी गई तो पुलिस अफसरों से आपकी तकरार हुई? हमने टीवी पर देखा, आप उनको डांट रहे थे। यही पूछा था कि हमारे अरेस्ट वारंट दिखा दीजिए। बिना अरेस्ट वारंट के आप हमें अरेस्ट कर क्यों रहे हैं? वहाँ पे कोई डिक्लेरेशन नहीं हुआ 144 का घाट के हमने इन्फोर्स कर दिया है। हमसे कहा गया कि साहब आपको हम अरेस्ट कर रहे हैं। हमने कहा चलिए, ले चलिए। हमने कोई कूद कर नहीं भागे, जैसे रामदेव कूद के भाग गए। तो हमने कहा चलिए हम आपके साथ चलेंगे, और जाकर हमने उनको कहा कि हमको ले चलिए। जब हमको पता पड़ा कि हमको बिना अरेस्ट की हुई दिल्ली छोड़ने जा रहे हैं, हमने कहा मैं एतराज है भाई, आप हमें अरेस्ट वारंट बताइए, अरेस्ट कर रहे हैं। तो हमने कहा कि आप हमको अरेस्ट करना तो चलिए, हम कहीं भागेंगे नहीं, हम किसी को औरतों के कपड़े पहन के हम भागने वाले लोग नहीं हैं। हम जाकर थाने में गए, और थाने पर जाकर हमने अपनी बात कही, और बात कही कि अरेस्ट वारंट बताइए। जब उन्होंने अरेस्ट वारंट बता दिया और हमसे कहा कि अब आप अंदर नहीं जा सकते, हम नहीं गए अंदर। लेकिन दिल्ली पहुंचकर आपने कहा कि रात को जिस तरह से अरेस्ट करके दिल्ली बॉर्डर छोड़ा गया, ये लोकतंत्र हत्या है। देखिए, बात यह है कि ये सारी बात हमने उस समय कही है कि हमको जाने की इजाजत दी जाना चाहिए। अब नहीं दी है तो नहीं दी है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि रामलीला मैदान में सोते हुए लोगों पर आंसू गैस फेंकना, उन पर लाठी बरसाना, वो लोकतंत्र की हत्या नहीं है। बात यह आपको अरेस्ट करके दिल्ली छोड़ देना लोकतंत्र हत्या। बात यह है कि इस मामले में प्रशासन ने जो कुछ उसके विवेक से किया है वो उचित है, चाहे उत्तर प्रदेश का शासन हो या दिल्ली का प्रशासन हो। आपकी अदालत में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर आरोप है कि राजनीति में इनके दोहरे मापदंड हैं। आपने बताया कि अन्ना हजारे आपके सलाहकार थे, आप उनका बड़ा सम्मान करते हैं, अभी भी करते हैं? जी, निश्चित तौर पे करता हूँ, लेकिन मैं पैर भी छूता हूँ उनके। वो तो कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह को पागल खाने में भेज देना चाहिए। तो अन्ना साहब हजारे से पूछ लीजिए कौन सा पागल खाना अच्छा है। उन्होंने पूना का सजेस्ट किया है। शायद उनका अनुभव होगा, मुझे अनुभव नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ तो हुआ होगा कि आपने इतना आहत कर दिया होगा कि एक बूढ़ा आदमी जो ईमानदार आदमी है, आपका सलाहकार रहा, जिसकी समाज में बड़ी रिस्पेक्ट है, वो आपके बारे में ऐसी बात कहे। मुझे खुद इस आश्चर्य है कि उन्होंने ऐसी बात क्यों कही। और अब आपने चेतावनी दे दी है। किसने दी? मैंने नहीं। देखिए, मैं आपको उसका वीडियो क्लिप आपको दिखा सकता हूं। हाँ, दिखा दीजिए। हाँ? दिखा दीजिए। फिर से यदि मान लो अनशन शुरू किया उन्होंने, तो फिर क्या रणनीति रखेगी? अब रेमेडी क्या रहती है, जैसा होता है वैसा और हो जाएगा। अब देखिए, अब मैंने देखिए, बस सुन लीजिए। ये आपने वीडियो क्लिप, क्वेश्चन क्या था और क्या दिखाया उसमें अलग है। मैंने ये कहा था कि प्रशासन और सरकार में अंतर होता है। जब उनके साथ क्या होगा, मैंने कहा जो प्रशासन करता है उसको करेगा।
इसका मतलब मार पड़ेगी। किसने कहा? मैं फिर आपसे कहता हूं कि आप लोग इसको एक चीज पकड़कर उसको गलत उसमें दायरे में रखते हैं। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, प्रशासन और शासन में अंतर जनता को समझना चाहिए, और रजत जी आप तो समझते ही हैं। आपकी राय क्या है? क्या अन्ना हजारे को जंतर मंतर पर 16 अगस्त से धरने पर बैठना चाहिए, भूख हड़ताल करनी चाहिए? मैं फिर उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि ये मसले को उन्हें पार्लियामेंट पे छोड़ देना चाहिए, संसद पे छोड़ देना चाहिए, और संसद सदस्यों के विवेक पर छोड़ देना चाहिए। अब उन्होंने अपनी बात कह ली, अब अगर उनको मूवमेंट चलाना है तो अनशन करने के बजाय मूवमेंट चलाएं। डरती क्यों इतना सरकार उनसे? कौन डरती है? बात वही है, डर। जब वो पहले धरने पर बैठे थे तो जो कुछ कहा वो मान लिया। बात यह है कि हमने कहा कि चलिए आप ड्राफ्टिंग कमेटी का ड्राफ्ट देना चाहते हैं, हमारे साथ बनाना चाहते हैं, बनाने के लिए तैयार हैं। अब ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठकें होंगी। देखिए, अब कपिल सिब्बल ने कल ये कहा कि हम अन्ना हजारे से बात कर रहे थे, टहला रहे थे उन्हें, चलो थोड़े दिन घूम लो। हाँ, टहला रहे थे, इस तरह का शब्द उन्होंने ये टहला रहे शब्द इस्तेमाल नहीं के लिए उन्होंने कहा कि हम अन्ना हजारे उनके साथियों से बात कर रहे थे क्योंकि हम उदार हैं, चलिए सबसे बात कर लिया, लेकिन कानून तो पार्लियामेंट में ही बनेगा। तो इसमें क्या गलत कहा है? लेकिन फिर वो ड्राफ्टिंग कमेटी क्यों बनाई थी? इसलिए बनाएगी कि उनसे राय मशवरा लिया जाए, राय मशवरा लेके अगर सहमति होती है तो करना चाहिए, और अधिकांश मुद्दों पे सहमति हो गई थी। लेकिन ये सच नहीं है कि एक समय अन्ना हजारे और उनके लोगों से बड़े गंभीरता से बात हो रही थी, एक समय रामदेव उनके साथियों से बड़े गंभीरता से बात हो रही थी, और बाद में सरकार को लगा कि अब इन दोनों को चलता किया जा सकता है। बात यह है, पूरी गंभीरता से शासन ने अन्ना साहब हजारे और बाबा रामदेव से समस्या पर चर्चा की, निदान जो उस समस्या को निदान करने के जितने भी कदम उठाए गए थे उसकी इनको जानकारी दी, और बहुत कुछ उसमें सहमति भी बनी। अब ये तो संभव नहीं है कि 5 लोग तय कर लें कि 100 करोड़ जनता ये चाहती है, ये तो उन पर नहीं, उनसे नहीं माना जा सकता। इसलिए उनकी विचार सुन लिए, सुनने के बाद कैबिनेट के सामने मसला जाएगा, कैबिनेट लोकसभा में पेश करेगी, लोकसभा स्टैंडिंग कमेटी को देगी, स्टैंडिंग कमेटी उस ड्राफ्ट को, उस बिल के मसौदे को जनता के पास फिर से ले जाएगी, और जनता उसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंस्टीट्यूशन, बाबा रामदेव या अन्ना साहब हजारे अपनी बात स्टैंडिंग कमेटी के सामने जा सकते हैं, और उस स्टैंडिंग कमेटी में हर पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे रहेंगे जो अपनी बात कहें और करके उसमें नियम कानून बनाए, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी। उनका कहना है कि उसी रास्ते पर बात जा रही है कि पिछले 42 साल से लोकपाल बिल नहीं बन सका, अब फिर अटक जाएगा। बात यह है कि लोकपाल बिल के मामले में चर्चा चल रही है, बनना चाहिए, लेकिन इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि चुना हुआ प्रधानमंत्री के ऊपर एक ऐसा व्यक्ति ना बैठ जाए जो हो सकता है विदेश के प्रभाव से या और उसके किसी कारणों से, निजी कारणों से 100 करोड़ जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री को हटाने का वो आदेश दे दे। तो डिफेंस मैकेनिज्म भी उसमें रखना चाहिए ताकि इस प्रकार की परिस्थिति सामने ना आए। सर, मैं पूछना चाहता हूँ, आपने एक बयान में कहा था कि जिसमें सुषमा स्वराज जी एक देशभक्त के गाने पे डांस कर रही थी, उसमें आपने कहा कि ये नचनिया है। नहीं, मैंने नचनिया नहीं कहा था। मैं सुषमा स्वराज जी को आज भी बहुत सम्मान की नज़र से देखता हूँ, सम्मान उनका करता हूँ। महात्मा गांधी की समाधि पर आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, वहाँ उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, बैठते हैं, भजन भी होता है, लेकिन वहाँ नाचने का कोई आज तक मैंने उदाहरण पहले नहीं देखा। ये क्या वजह है कि जिसका आप सम्मान करते हैं, अन्ना हजारे हो, सुषमा स्वराज का आपने नाम लिया, उन सबको आपसे तकलीफ रहती है? ये इसका जवाब तो वो देंगे, मैं थोड़ी दूंगा। आपकी अदालत में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह पर इल्जाम है कि ये अपनी पार्टी के लिए सिरदर्द बन गए हैं। आपने पूरी पार्टी को परेशान कर दिया ये कह करके कि अब हम लोग की एक्सपायरी डेट आ गई है, नई पीढ़ी को रास्ता देना चाहिए। अब रजत जी 65 साल की उम्र में एक्सपायरी डेट नहीं आएगी तो क्या एंट्री डेट आएगी? आप अपने बारे में कहें तो लोगों को शायद संतोष होगा, लेकिन बाकी किस किस का नंबर है उसमें? बात ये, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा युवाओं को मौका दिया है। आज देश में नौजवानों का बाहुल्य है, बहुमत है, और नौजवान कैसे सोचता है, क्या उसका भविष्य है, क्या उसका सपना है, ये नौजवान लोग सोच पाएंगे कि हम 65 साल के लोग सोच पाएंगे? तो
तो आप चाहते हैं कि राहुल गांधी जल्दी से जल्दी देश के प्रधानमंत्री बने? हम तो इतना जरूर कहना चाहता हूं मैं कि अपने जीवन काल में मैं राहुल जी को प्रधानमंत्री बना देख लूं, ये मेरी इच्छा है। लेकिन ये तो सही है कि उनके जन्मदिन पर आपने ये कहा था कि अब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए, वक्त आ गया है। देखिए, फिर वो आप शब्दों का हेर फेर। मुझे मालूम नहीं, ये तो मैंने अखबार में ही पढ़ा है, अक्सर मैंने सुना नहीं आपकी बात। रजत जी, बात वही है। मैं आपसे निवेदन यही करूंगा कि अगली आप 12 जब मुझे इल्जाम लगाएं तो बाइट दिखा दिया करिए, तो उसमें आसानी हो जाती है। मैंने उनसे कहा था कि जब मुझसे पूछा गया, आप मुझसे पूछेंगे कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या, तो मैं यही कहूँगा कि हाँ, बन सकते हैं। उनमें अच्छे प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है और उसके साथ उनमें राजनीतिक सूझबूझ है, इसलिए उनको प्रधानमंत्री हम लोग कहते हैं कि उनमें अच्छे प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं। जब आप राहुल गांधी के बारे में कुछ कहते हैं ना, तो उसका ज़्यादा अर्थ लगाया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि आप उनके मेंटर इन चीफ हैं। बिल्कुल, मेंटर इन चीफ में बिल्कुल नहीं हूँ। उनको मेंटर इन चीफ की आवश्यकता भी नहीं है। उत्तर प्रदेश के प्रभारी होने के नाते, क्योंकि वहाँ की वो सांसद हैं, इसलिए उनसे संपर्क मेरा रहता है। बाकी उनको कोई मेंटर इन चीफ या मेंटर या एडवाइजर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये तो आप जानते हैं कि इंप्रेशन तो ये है कि अगर कोई राहुल गांधी के करीब है तो दिग्विजय सिंह है। ये आपकी बड़ी मेहरबानी अगर आपने इंप्रेशन सोचा है तो। नहीं, ये हर जगह इंप्रेशन आता है, क्योंकि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि और किसकी हिम्मत होगी जो राहुल गांधी को ये कहेगा कि अब आप दूल्हा बन जाइए। देखिए, बात ये ऐसा है, आप भूल रहे हैं, पिछले साल प्रियंका जी ने अपने ये बयान दिया था कि मैं अपने भाई को इस वर्ष दूल्हा बना देखना चाहती हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये बात से हम सभी सहमत हैं कि वे जल्दी सेहरा उनके बने। नहीं तो पहले क्या होगा, पहले प्रधानमंत्री बनेंगे कि पहले सेहरा होगा? ये तो कह नहीं सकते इसको। ये बात सही है कि आप राहुल गांधी के साथ मिलकर 2012 में उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना चाहते हैं, ये आपका एजेंडा है? निश्चित तौर पे। और उसके लिए लेकिन चुनाव तक ही हम लोग सीमित नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के जो हालात बिगड़े हैं पिछले 20 साल में, इतने बिगड़ गए हैं, जात पात धर्म की राजनीति से बिजली मिलती नहीं, कानून व्यवस्था चरमरा गई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, और वहाँ जो एक उत्तर प्रदेश एक फ्रंट लाइन स्टेट हुआ करता था, एक हम लोगों के लिए आदर्श के रूप में हुआ करता था। आज जो हालात आप देख रहे हैं, पिछले 12 दिन में 15-16 जगह पर रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, कानून व्यवस्था, और उसमें बहुजन समाज पार्टी के लोग ही उसमें शामिल हैं। अभी आपने देखा, एक सांसद जी के बेटे, एक परिवार वहाँ से लौट रहा था, उसको रात को पेट्रोल पंप से उठा के लड़कियों को ले गए, उनके साथ सब कुछ किया। स्वास्थ्य विभाग के दफ्तर में अक्टूबर में एक सीएमओ की हत्या होती है, अप्रैल में उसी दफ्तर में दूसरे सीएमओ की हत्या होती है, उसके बाद 2 सीएमओ की हत्या के मामले में एक व्यक्ति को डिप्टी सीएमओ को कहा जाता कि इन्होंने हत्या करवाई है, और उसकी 22 जून को जेल के अस्पताल में उसकी मृत पाया जाता है। उसके शरीर पर घाव हैं, गले में बेल्ट पहना हुआ है। उनकी पत्नी कहती है बेल्ट कभी वो बांधते नहीं थे। हालात उत्तर प्रदेश में जो हैं इतने चिंताजनक हैं कि समझ में नहीं आता है कि वहाँ क्या होगा। आप कह रहे हैं कि इतनी जो घटनाएं हुई हैं उसमें बहुजन समाज पार्टी के नेता शामिल हैं, लेकिन ये भी सच है कि बीएसपी के जिस भी नेता का नाम आया है, चाहे वो मंत्री था, चाहे वो एमएलए था, चाहे वो पार्टी का बड़ा नेता था, उसको मायावती जी ने निकाल बाहर किया। निकाल बाहर करती फिर वापस उसको बदले दे देती हैं। अभी हम आपसे निवेदन करते हैं, जिस उत्तर प्रदेश के हेल्थ विभाग के दफ्तर में 2 लोगों की हत्या हुई, उस पर उन्होंने दोनों मंत्रियों को निकाल दिया, कहा कि बड़ा गड़बड़ किया है लोगों ने, इसको निकाल दिया जाता है। लेकिन क्या गड़बड़ किया इसकी जानकारी भी जनता को मिलनी चाहिए। अगर भ्रष्टाचार उन्होंने किया है तो उनके खिलाफ मुकदमा कायम क्यों नहीं किया गया, उनको जेल क्यों नहीं भेजा गया? बात यही है, निकालना ही पूरी बात नहीं होती है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होना चाहिए। अब इस पूरे के पूरे केस में, लखनऊ के सीएमओ के दफ्तर के केस में, बहुजन समाज पार्टी के एक सांसद, एक एमएलसी और एक एमएलए उसमें शामिल हैं, और खुली बात इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन ये तो केंद्र सरकार भी कर सकती है, सीबीआई की जांच कराए। सीबीआई की जांच जब तक स्टेट की सहमति नहीं होती हम लोग करा नहीं सकते, ये कानून है। क्योंकि एक बार मैंने आपका बयान देखा था, आपने कहा था मायावती जी ठीक रहे क्योंकि हमारे पास सीबीआई है। देखिए ऐसा नहीं है, देखिए आप, बात यह है कि
उस समय चुनाव का माहौल था, वहाँ पे हमारे कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश की पुलिस और थानेदार जो हैं वो उनको परेशान कर रहे थे, झूठे मुकदमे बना रहे थे, झूठे परेशान कर रहे थे। तो स्वाभाविक है कि वहाँ का मनोबल रखने के लिए हमें कुछ कहना पड़ता है, और उसमें मैंने कहा था। मायावती जी का और उनकी पार्टी के लोगों का इल्ज़ाम यह है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को खुश करना चाहते हैं, इसलिए दिग्विजय सिंह को मैदान में उतारा, और आप ऐसे बयान दे रहे हैं कि जो मुसलमान है उत्तर प्रदेश के वो खुश हो जाए। बात यह है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सांप्रदायिक हिंदू, सांप्रदायिक मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, आज़ादी के पहले भी और आज भी। उस समय भी हम मुस्लिम लीग से लड़ते थे और दूसरी तरफ हिंदू महासभा और आरएसएस से लड़ते थे। हमारी लड़ाई किसी संगठन या व्यक्ति से नहीं है, हमारी लड़ाई विचारधारा के साथ है। जो विचारधारा समाज को तोड़े, जो विचारधारा हिंदू मुसलमानों में झगड़ा कराए, हमारी लड़ाई उस विचारधारा के खिलाफ है। ये कौन सी विचारधारा है जिसके तहत आपने कहा कि उसामा बिन लादेन को समुद्र में दफनाना इस्लाम के खिलाफ था? देखिए, आप फिर मेरी बात को तोड़ रहे हैं रजत जी। मुसीबत यह है कि मैं कहता कुछ हूं और छपता कुछ है, आप कुछ और बात कह जाते हैं। नहीं, मैं आपको एग्जैक्ट मैं एग्जैक्ट बता रहा हूं आपको। मेरे से पूछा गया कि क्या उसामा बिन लादेन को समुद्र में दफनाना उचित था? मैंने बिना किसी का नाम लिए मैंने ये कहा कि खूंखार से खूंखार और गिरे से गिरे अपराधी को भी दफनाना उसी प्रकार चाहिए जो उसका धर्म कहता है। ये मैंने कहा है और आज भी मैं उससे कायम हूं। और इसमें कौन सी तुष्टिकरण की बात हो गई? आप इसे अच्छा, अगर आप मुझसे ये प्रश्न पूछते तो मैं क्या कहता ये, और मैं आपसे प्रश्न पूछता तो आप क्या कहते इसमें? आज तो प्रश्न पूछने की बारी मेरी है। ठीक। तो आरएसएस के लोग की शिकायत यह है कि आपको हर जगह आरएसएस दिखाई देती है। रामदेव के पीछे भी आरएसएस है, अन्ना हजारे के पीछे भी आरएसएस है, कोई जूता दिखाए उसके पीछे भी आरएसएस है। बात यह है कि जब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ कार्यकर्ता आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए गए, और अब ये बात सामने आ गई है, मालेगांव के दोनों ब्लास्ट, मोडासा का ब्लास्ट, आपका समझौता एक्सप्रेस का ब्लास्ट, आपका अजमेर दरगाह शरीफ का ब्लास्ट, मक्का मस्जिद हैदराबाद का ब्लास्ट आरएसएस के एक्टिविस्ट ने किया, स्वयं उन्होंने स्वीकार कर लिया है। और ये भी आप देखेंगे, जब से वो लोग गिरफ्तार हुए हैं तब से हमारे देश में बॉम्ब ब्लास्ट होने बंद हो गए हैं। तो ये बात मैंने कही थी और इस बात को अब सामने बात आ भी गई है, उस पर कार्रवाई भी हो रही है। सुनील जोशी, जो कि इनका पूरा एक की फिगर था आरएसएस का, जिसने के सारे ब्लास्ट किए थे, उसकी हत्या भी आरएसएस के एक्टिविस्ट ने कर दी। वो भी अब उसके इन्वेस्टिगेशन में सारी बात सामने आ गई है। तो मैं जब ये बात कहता हूं तो कुछ सोच विचार कर और कुछ आधार पर कहता हूं। अब ध्यान उससे अलग करने के लिए ये सारी बात सामने आई गई। और अगर आप अन्ना साहब हजारे का बैकग्राउंड आप देखेंगे, वहां पर जो बैनर बना हुआ था और जिस भारत माता का स्वरूप आरएसएस अपने कार्यक्रम में प्रदर्शित करता है, वही चित्र वहां लगा हुआ था। इसके बाद अन्ना साहब हजारे और बाबा रामदेव के आंदोलन को आरएसएस के पत्र गए हुए हैं, वो मेरे पास उसकी कॉपी है, जहां उन्होंने उनको समर्थन दिया है। तो ये बात सामने कहने में क्या दिक्कत है? अन्ना हजारे से ये पूछा था आपकी अदालत में पिछले हफ्ते, मैंने उनसे पूछा कि आप जहां बैठे थे पीछे जो भारत माता का चित्र लगा था वो ऐसा ही चित्र है जैसा आरएसएस वाले लगाते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा आज तक किसी संगठन से, किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध नहीं रहा, इसको सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, तो मैंने वो कहा, लेकिन बैकग्राउंड में जो लगा था वो तो अपनी जगह सही था। हाँ, उन्होंने कहा कि ये चित्र कुछ भी लगाओ लेकिन मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन बात नहीं है। उनको आप क्लीन चिट देते हैं? मैं तो अन्ना साहब हजारे की पहली भी इज्जत करता था, आज भी इज्जत करता हूं। और रामदेव की बिल्कुल नहीं करते। देखिए, बात यह है कि उनका जो कृत्य हुआ है बहुत कुछ सामने आ गया है और भी सामने आ जाएगा। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया कांग्रेस पार्टी के महासचिव दिग्विजय सिंह पर। हमने उनसे पूछा स्वामी रामदेव के बारे में, अन्ना हजारे के बारे में, उनके बयानों के बारे में और उनकी सरकार के कारनामों के बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज पुष्पेश पंत के फैसले का, आज के मुकदमे पर। अदालत तमाम गवाही सबूत और अदालत के सामने दिए गए आरोपी के बयानों के बाद इस नतीजे पर पहुंचती है कि मामला बहुत हद तक क्या मैंने कही क्या तूने सुनी वाला है। बहरहाल अदालत की राय में दो टूक सच बोलना जुर्म नहीं है और
निरंतर विवाद पैदा करने वाले बयान देना राजनीति में गुनाह नहीं समझे जा सकते हैं। अपने विपक्षियों को पशोपेश में डालना भी अपराध नहीं समझा जा सकता है। अपने इस दबंग आचरण से दिग्विजय सिंह ने अपनी पार्टी की निरंतर घटती विश्वसनीयता और जनतांत्रिक छवि को ही निखारने का प्रयत्न किया है। अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उन्होंने बहुत कुशल प्रयोग किया है और अदालत के सामने लगाए गए अपने आरोपों का बहुत समर्थ बचाव सफाई के साथ किया हुआ है। तब भी अदालत उन्हें सलाह देती है कि जनतांत्रिक लड़ाई में हमेशा आ बैल मुझको मार वाले तेवर किसी रचनात्मक संवाद को आगे नहीं ले जाते हैं। और महर्षि वाल्मीकि ने सैकड़ों साल पहले कहा था, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम न प्रियम। सच बोलो, मीठा सच बोलो, किसी का दिल दुखाने वाला सच न बोलो। अगर वह इस सलाह को गांठ बांधेंगे तो भविष्य में उन्हें किसी जनता की अदालत के सामने खड़ा होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल अदालत उन्हें बाइज्जत बरी करती है। कुछ कहना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी नेक सलाह का पूरा पालन कीजिए। उम्मीद करते हैं कि दिग्विजय सिंह इसी तरह से दबंग तरीके से बोलते रहेंगे, अपनी पार्टी को चौंकाने वाले और जनता को जगाने वाले बयान देते रहेंगे। हम आज का शो यहीं खत्म करते हैं। अगले सप्ताह मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।